हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सीखने में व्यस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो चलिए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम मिलते हैं एक नए वीडियो सेशन में। माफी चाहूंगा कि काफी दिन से वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था, कुछ मेरे अपने कारण थे उसकी वजह से, लेकिन अब आपको यकीन दिलाऊंगा कि मैं एक बेहतर कंटेंट के साथ फिर से आपके साथ हाजिर रहूंगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो वीडियो सेशन है मैं उसको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ। आज का जो कंटेंट है वो आपका एसएससी सीजीएल के मेन एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पेपर आया था मैथ्स का 8/10/2022 को। हालांकि ये जो पेपर था ये 2021 का था, 2022 में हुआ था। ठीक है, तो वो कुछ क्वेश्चंस मैंने मैथ्स सेक्शन में लिए हुए हैं। इस वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, आगे की वीडियो में मैं क्वेश्चंस और भी आपके लिए बढ़ा के लेके आऊंगा। ठीक है, तो ये इस पेपर में जो भी 100 क्वेश्चंस आए थे, अच्छे क्वेश्चंस थे, लेकिन इजी भी पेपर था और आप इसे मॉडरेट भी बोल सकते हैं, कुछ क्वेश्चन टफ भी थे। देखिए मेंस एग्जामिनेशन में हम अप्रोच कैसे करते हैं 100 क्वेश्चंस को। आप ये मान के चलिए कि 60 से 70 या 75 या कभी-कभी 80 क्वेश्चंस आपके इजी होते हैं, इजी टू मॉडरेट होते हैं, लेकिन 20 क्वेश्चंस हमेशा टफ होते हैं। लेकिन अब जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ये काफी इजी है, लेकिन इजी होने के साथ साथ आपको यहाँ एक कॉम्प्लिकेशंस भी होता है। अगर आप इजी क्वेश्चंस पे भी 1 मिनट लगाते हैं या 50 सेकंड लगाते हैं, ठीक है, और टफ क्वेश्चन में आप 1 मिनट या 1.5 मिनट लगाते हैं, 2 मिनट लगाते हैं, तो फिर फायदा क्या हुआ इजी क्वेश्चंस का। तो इजी क्वेश्चंस को हम 10 सेकंड, 5 सेकंड, 15 सेकंड, 25, 20 सेकंड में कैसे खत्म करें, ताकि जो इजी क्वेश्चंस का जो टाइम जो है उसे हम टफ क्वेश्चन के लिए सेव कर सकें। तो इस अप्रोच के साथ हम इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये आपका पहला वीडियो होगा पार्ट 1 के नाम से। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका ट्रिग्नोमेट्री का है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री को ये कहा जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है राइट एंगल बेस पे ही होता है, यानी कि राइट एंगल बेस जिसमें 90 डिग्री का कोण होता है और बाकी जो 45 के होते हैं या 30 और 60 के होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं का यूज करके हम करेंगे क्वेश्चन। और ट्रिपलेट के बारे में जानेंगे, ट्रिपलेट होता क्या है। ट्रिपलेट एक्चुअल में अगर हम इसे बोले आसान भाषा में, यानी कि आपके जो थ्योरम होती है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, तो उसे हम ट्रिपलेट बोलते हैं। यानी कि तीन ऐसे नंबर किन्हीं दो नंबर का स्क्वायर का सम करने पर तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर आए। ठीक है, तो एक्चुअल में ये उसका मीनिंग है। ठीक है, तो देखेंगे यदि sin थीटा बराबर 9/41 है और थीटा का जो मान है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 से कम है, तो cot थीटा का मान आपको बताना है। ठीक है, sin थीटा एक्चुअल में होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले एक छोटा सा ट्रायंगल बनाएंगे इस तरीके से। ये हमने ट्रायंगल बना लिया, ये आपका 90 डिग्री हो गया और ये परपेंडिकुलर है तो ये 9 हो गया और कर्ण ये आपका ये हो गया। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये बेस निकालना है तो क्या करेंगे आप, कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस जो परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर हम माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा, देखिए यहां से ये इसका स्क्वायर करने के बाद आपका 1681 और 9 का स्क्वायर करने पे ये 81 और ये घटाएंगे तो 1600 आएगा, जो कि होता है 40 का स्क्वायर, इस तरीके से। लेकिन मैं यहां आपको एक दूसरी अप्रोच बताना चाहूंगा, ट्रिपलेट क्या होता है। देखिए आपने नंबर सुने होंगे, जैसे मैं लिख देता हूं कुछ 5 12 13 3 4 5 8 6 10 12 35 37। ठीक है, तो ये वो ट्रिपलेट होते हैं, यानी कि वो तीन संख्याएं होती हैं जो आपके राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस यानी कि बेस और आपका हाइपोटेनियस कर्ण बेस और लंब परपेंडिकुलर आधार जो बेस इनमें फिट बैठती हैं। ठीक है, तो ट्रिपलेट हम उन्हें बोलते हैं कि ऐसे तीन नंबर जो बिल्कुल ही फिट बैठे हैं एकदम। ठीक है, तो देखिए ये वो है, ऐसे ही आपका 9 40 41 भी ट्रिपलेट होता है। ठीक है, अगर आपको ये ट्रिपलेट याद है ओरली तो आप इस क्वेश्चन को ना ही फिगर बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से ही सही कर देंगे। कैसे, देखिए आपको पता चल गया ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, तो बेस क्या होगा 40 और आपका cot थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है आपका यानी कि आधार a मान लेंगे परपेंडिकुलर b, तो यानी कि 40 अपॉन क्या हो गया 9। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होगा 40 अपॉन 9 हो जाएगा आसानी से। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें मैंने दो अप्रोच आपको बताई, एक बेसिक थी, अगर आप भूल जाएं आपको ट्रिपलेट नहीं भी पता है तो डजंट मैटर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आपको क्वेश्चन को 30 से 40 सेकंड में ऑन एन एवरेज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि 100 क्वेश्चन जो होते हैं वो प्री का ही पैटर्न होता है एसएससी सीजीएल में, मेंस में, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन की जो क्वांटिटी होती है ज्यादा होती है, इसलिए प्रेशर डील नहीं होता है, टाइम कम पड़ जाता है, इसलिए मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं। ठीक है, तो देखेंगे, तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक आपका लॉजिक है जिसे हम समझने की कोशिश करेंगे। ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। प्रॉफिट लॉस में होता क्या है, एक्चुअल में प्रॉफिट लॉस में होता क्या है, प्रॉफिट लॉस में ये है कि जब भी हम प्रॉफिट निकालते हैं, जब भी हम लॉस निकालते हैं, तो वो हम कहां मेनली किस पे निकालते हैं,
जब भी निकालते हैं वो कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में आपको पहले ही बोल देगा जो प्रॉफिट है, जो आपका लॉस है, वो किस पे कैलकुलेट किया गया है, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य पर। तो वहां कहानी थोड़ी फंस जाती है या थोड़ी क्वेश्चन को डिविएट करके एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है, ठीक है। तो उसी को समझेंगे। क्वेश्चन में क्या करा, एक वस्तु का क्रय मूल्य 2800 रुपए है तो विक्रय मूल्य के प्रतिशत में 20% जो है विक्रय मूल्य में 20% लाभ है, तो वास्तविक लाभ आपको बताना है, ठीक है। अब मैं आपको ये जानना चाहूंगा, देखिए आपसे कि 20% जो है 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, यानी 20/100 तो 20 पंजे 100 यानी कि 5 होगी। अगर प्रॉफिट जो है विक्रय मूल्य पर काउंट किया है तो 5 यूनिट किसकी वैल्यू होगी, विक्रय मूल्य की होगी यानी कि सेलिंग प्राइस की, और 1 यूनिट किसका होगा, प्रॉफिट का। ये इस तरीके से जब भैया कोई चीज 5 यूनिट में बेची गई और 1 का प्रॉफिट हुआ तो जाहिर सी बात है क्या होगा, 4 का क्या होगा, 4 यूनिट कॉस्ट प्राइस होगा, यानी कि 4 यूनिट जो है आपका वो कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस कहां कितना है 2800, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 700। तो आपसे वास्तविक लाभ पूछा है, परसेंटेज तो लाभ का दे रखा है क्वेश्चन में 20%, लेकिन एक्चुअल लाभ कितने का हुआ 700 रुपए का, यानी कि आपको अमाउंट बताना है, ठीक है, अमाउंट बताना है, ठीक है। चलो तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यानी कि 700। तो इसमें क्वेश्चन में समझने वाली बात ये थी, देखिए आपको पता चल भी नहीं रहा है ठीक से, विक्रय मूल्य के प्रतिशत में लाभ 20% है, यानी कि विक्रय मूल्य पर 20% जो लाभ है वो एक्चुअल में काउंट किया गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक एडवांस स्टेप आपसे पूछ सकता है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि वास्तविक जो लाभ परसेंटेज है वो बताइए। तो आप ये 20% है तो आप इसको काउंट कर सकते हैं किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है, यानी कि 700/2800 गुना 100 करके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको 700 मिल गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ नहीं है, ये आपका एक तरीके से आप इसको ओरली भी कर सकते हैं। देखिए हम पढ़ेंगे कैसे। एक शंकु जिसके आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः r तथा h है, यानी कि त्रिज्या r तो r और ऊंचाई h तो h, उसका आयतन 400 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। एक शंकु जिसके आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई, आधार की त्रिज्या 2r है और ऊंचाई फिर से h है, लेकिन त्रिज्या को 2 गुना कर दिया गया, तो इसका क्या पूछा, आयतन पूछा। अब आप एक बात बताइए, मैं आपसे पूछता हूं फॉर्मूला, ठीक है, किसका फॉर्मूला, कोण का, शंकु का फॉर्मूला, ठीक है। अब आप मुझे उसमें बताइए कि जो r होता है वो स्क्वायर में होता है, ठीक है, यानी कि पहले r था अब 2r हो गया, तो 2r का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि अल्टीमेटली जो आपका आंसर आएगा वो आयतन का 4 गुना आएगा। तो पहले कितना है 400, 400 का 4 गुना कितना हो जाएगा 1600, तो आंसर आ जाएगा आपका 1600। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप ओरली भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वो आसान क्वेश्चन है जिनमें आपको पेन भी नहीं चलाना है, यहां से टाइम सेव करना है, यानी कि क्वेश्चन आप 5 सेकंड में पढ़ सकते हैं, 2-3 सेकंड 5 सेकंड में पढ़ सकते हैं, 7 सेकंड ले लीजिए, करने में आप 7 और ले लीजिए, तो 20 से सेकंड में आप 20 सेकंड के आसपास आप क्वेश्चन कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो इसका आंसर 1600 आएगा, लेकिन हम देखते हैं कैसे आएगा, ठीक है। देखिए अगर मैं ये कहूं कि वॉल्यूम आपका ये फॉर्मूला होता है v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो ये आपका 400 है 1/3 पाई r स्क्वायर h, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। समझाने के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि सभी जो स्टूडेंट होते हैं, कुछ बिगिनर होते हैं, कुछ एमेच्योर होते हैं, कुछ वेटरन होते हैं, जिन्हें एक्सपीरियंस होता है काफी, वो तो इसे ओरली भी कर सकते हैं, लेकिन सभी तरह के स्टूडेंट होते हैं तो उनके लिए लिखकर करेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर मैं दूसरी बार देखूं तो v यहां से निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/3 पाई और 2r का स्क्वायर और मल्टीप्लाई h, तो क्या आएगा 2 दूनी 4 बाहर लिख लेते हैं और अंदर क्या लिख लेंगे ऐसे पाई r स्क्वायर h। मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि इसकी वैल्यू मेरे पास है, 400 रखेंगे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1600 आ जाएगा आसानी से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको ऐसे मिल जाएगा 1600, ये भी सेंटीमीटर क्यूब में होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस है। हाइट एंड डिस्टेंस में जो रूल रेगुलेशन यूज होते हैं वो आपके किसके यूज होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के होते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल आपको मेनली कहां देखने के लिए मिलता है, ट्रिग्नोमेट्री में। तो हाइट एंड डिस्टेंस के लिए हम ये याद रखेंगे 2 तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल, एक आपका ये 90 45 और 45, दूसरा आपका ये 90 ये 30 और ये 60। 90 के सामने हमेशा यहाँ √2 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा, क्योंकि जब आप परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 और 1 2 और उसका रूट लेंगे तो 2 √2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 1 आएगा 30 डिग्री के सामने और 60 के सामने आएगा √3 और ये 90 के सामने आएगा 2 यूनिट, ठीक है। तो ये जो 2 फिगर है ये हाइट एंड डिस्टेंस के लिए आपको पता होनी चाहिए।
अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यक्ति जो है 1.8 मीटर लंबा है, व्यक्ति एक मीनार से 30 मीटर दूरी पर, यानी कि इस तरीके से व्यक्ति यहाँ पे है और ये मीनार है इस तरीके से यहाँ पे, और ये 30 रूट दूर है, ठीक है। अब जो व्यक्ति की आंख होगी वो यहाँ होगी और जो पैर होंगे वो यहाँ, ठीक है, इस तरीके से। यदि उसके नेत्र का मीनार के सिर से उन्नयन कोण, यानी कि इस तरीके से ऐसे उन्नयन कोण, ठीक है, अवनमन कोण होता तो यहाँ पे बनता इस तरीके से नीचे की तरफ, या व्यक्ति की आंख से अवनमन कोण तो वो नीचे की तरफ बनता और उन्नयन कोण हमेशा ऊपर की तरफ बनता है, एलिवेटेड एंगल, ठीक है, डिप्रेशन एंगल नीचे की तरफ, ठीक है। अब ये आपका क्या है 30 डिग्री, तो हम ऐसे खींच लेंगे इस तरीके से, ये क्योंकि ये वाली जो डिस्टेंस होगी और ये होगी ये इक्वल होगी, तो हम 30√3 लिख लेते हैं, ये आपका 1.8 हो जाएगा। आगे तो मीनार की ऊंचाई बताओ, तो देखिए पहले हम ये जो ट्रायंगल बना है इससे हम यहाँ की ऊंचाई निकाल सकते हैं, कैसे, ये आपका 90 डिग्री होगा, ये आपका 60 होगा। अब एक बात बताइए, 60 के सामने 30√3 है और 60 के सामने एक्चुअल में जो बेसिक ट्रायंगल बनता है उसमें √3 होता है, यानी कि √3 की वैल्यू आ गई आपकी 30√3, तो रूट से रूट कट जाएगा, 1 की वैल्यू आ गई आपकी 30, यानी कि 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है और 1 की वैल्यू आ गई 30। अब आपसे पूछा है मीनार की ऊंचाई, तो एक्चुअल में मीनार तो यहां से थी ना, बॉटम तो उसका यहां था और ये आपका ऊपर था कंप्लीट, तो ये 30, और जब ये 1.8 व्यक्ति है तो यहाँ पे भी 1.8 की डिस्टेंस होगी, तो टोटल आ जाएगा 30 प्लस 1.8 यानी कि 31.8, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 का आंसर आएगा, आसान था, लेकिन यहाँ पे भी टाइम आप कैसे सेव करेंगे वो इन दो फिगर की वजह से करेंगे। अगर ये दो फिगर आपको नहीं पता तो आप x मानेंगे, फिर उसमें tan थीटा sin थीटा इन ऑल दैट इस तरीके से क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम इस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ज्योमेट्री का है, लेकिन कॉन्सेप्ट इसमें लगभग आपका ज्योमेट्री का ही लगेगा, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री का ही लगेगा, एक तरीके से जो राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से होता है, लेकिन हम उसमें भी कुछ ना कुछ शॉर्ट फॉर्म से करेंगे, ठीक है। कैसे, देखिए ट्रायंगल एबीसी एक समद्विबाहु समकोण है। अगर समकोण की बात करें या समद्विबाहु की करें, यानी कि दो भुजाएं समान, तो वो फिगर जो बनती है वो आपकी ये बनती है, क्योंकि जब भी समकोण में ये कह दे कि दो भुजाएं समान हैं तो 90 डिग्री को छोड़कर आपका जो दो भुजाएं होंगी वो 45 एंगल की होंगी, क्योंकि जब दो एंगल समान होते हैं तो उनके सामने की भुजाएं भी समान होती हैं, ठीक है। तो फिगर आपकी ये वाली बनेगी। एक बार फिर हम यहां से फिगर बनाएंगे, कैसे देखो इस तरीके से मैं फिगर बना लेता हूं ऐसे, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्लीट फिगर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये आपका A, ये B, क्वेश्चन में कहा है ABC जो एंगल है वो 90 डिग्री है। अब एक जो यहाँ पे वृत्त बना हुआ अंत्य वृत्त और एक जो बाहर वृत्त बना हुआ इस तरीके से, इन दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए गौर से, AB की जो वैल्यू है वो आपकी क्या है 12, अब ये भी 45 ये भी 45, तभी तो ये भुजा बराबर होगी, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही कह दिया समद्विबाहु, यानी कि जिसकी दो भुजाएं समान हो, दी माने दो, सम माने समान, बाहु माने भुजा, ठीक है। तो ये भी आपकी 12 हो जाएगी। अब ये भी 12 हो गई, जब ये 1 यूनिट ये 1 यूनिट, तो ये क्या होगा √2 यूनिट, तो ठीक है 12√2 हो जाएगा। अब जो बाहर वाला जो वृत्त है उसकी जो त्रिज्या होती है वो हाइपोटेन्यूस की हाफ होती है, यानी कि कैपिटल R जो होगी वो 12√2 अपॉन ये होगी, और ये कट जाएगा तो 6√2 आ जाएगी। लेकिन जो इंटरनल रेडियस होगी वो हम निकालते हैं परपेंडिकुलर और बेस को जोड़कर, 12 और 12 24 और माइनस हाइपोटेन्यूस और अपॉन 2, तो सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 6 और √2 इस तरीके से, ठीक है। जो आपकी स्मॉल रेडियस निकालने का फॉर्मूला परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूस अपॉन 2, आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म की तरह, ठीक है। अब आपसे पूछा अंत्यवृत्त की त्रिज्या, तो अंत्यवृत्त क्या है 12 माइनस 6√2, और परिवृत्त क्या है उसकी त्रिज्या 6√2, ऊपर से 6 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 2 माइनस √2 और नीचे क्या आएगा √2, तो क्योंकि 6 से 6 कट जाएगा तो अनुपात 2 माइनस √2 और अनुपात √2, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ये आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 जो है अलजेब्रा से बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखने से आपका पता चल सकता है कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि x + y = 1 है तो x³ + y³ + 3xy का मान बताओ, कैसे। देखिए आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें वैल्यू पुटिंग करना कोई बड़ा काम नहीं है, कोई भी कर सकता है, लेकिन मैं बेसिक मेथड आपको बताऊंगा इसका कैसे। देखिए अगर आप x + y = 1 का क्यूब करते हैं तो इधर भी क्यूब होगा और इधर भी क्यूब होगा, तो x³ + y³ + 3xy यानी 3ay, और x + y जो कि 1 है तो मल्टीप्लाई 1 बराबर 1, तो x³ + y³ + 3xy = 1, तो ये वही फंक्शन बन गया जिसकी वैल्यू आपसे
पूछ लिया। यानी कि आप देखने से पता कर सकते थे कि x प्लस वाई के इस गड्ढों में जो वैल्यू अगर उसकी क्यूब हम कर देते हैं तो वही मान वही आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन फ्रेम कैसे हो सकता है, देखिए मैं बताता हूं। अगर यहां पे 2 दे दे और यहां पे आपका क्या कर दे 6 कर दे, तो यहां पे जब 2 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा और 2 की क्यूब यानी कि 8 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का वैसे आंसर आपको 1 था, जो एक्चुअल में स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो मैंने पिक किया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाता है। ठीक है, यानी कि हानि 25% की, 25/100 तो 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि उसका क्रय मूल्य 2 गुना हो तो विक्रय मूल्य में 660 रुपए की वृद्धि की जाए तो लाभ जो होता है वो 20% प्राप्त होता है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य बताना है आपको। ठीक है, तो ये जो ऐसा क्वेश्चन है इसमें आप रेशियो मेथड भी लगा लो या फिर बेसिक से भी करो, क्वेश्चन फंसेगा ही आगे जाके, कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम एक बार में बेसिक से करने की कोशिश करेंगे आसान वे में। तो चलिए 25% की जब हानि हुई तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1/4, यानी कि वैल्यू होगी 4 से 3। ठीक है, ये 4x आ गया और ये क्या आ गया आपका 3x, ये हो गया आपका sp और ये हो गया आपका cp। आगे कह रहा है क्रय मूल्य को 2 गुना यानी कि 4 दूनी 8x कर दिया जाए तो विक्रय मूल्य में 660 की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 3x में जो है 660 रुपए बढ़ जाते हैं। किसकी वजह से 20% प्रॉफिट की वजह से। तो जो 20% प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट हमेशा किस पे काउंट करते हैं हम, देखिए वो एक अलग केस था जो इससे पहले क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। उसमें क्वेश्चन में कहा गया था कि जब तक अनटिल अनलेस कि क्वेश्चन में बोला ना जाए कि जो प्रॉफिट है जो लॉस है वो आपको विक्रय मूल्य पर यानी कि सेलिंग प्राइस पर काउंट करना, तब तक आप नहीं करेंगे। और अदरवाइज क्वेश्चन में नहीं कहा है तो आप सीधे कॉस्ट प्राइस पे काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहां हम 20% निकालेंगे 8x का, क्योंकि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य 2 गुना होके यही आया था। ठीक है, 120 बटे कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, ये कितना आ जाएगा आपका 2 छिका 12 है और 2 पंजे 10 यानी कि 8 छिका 48x। तो 8 छिका 48x और बटे 15 और माइनस कितना हो जाएगा 3 x इधर आ गया, ये हो जाएगा 660। अगर मैं इसको और सॉल्व करूं तो ये आएगा 33x अपॉन 5 इक्वल टू 60 660। ठीक है, और 33 दूनी 66 और x बराबर 5 की गुणा करेंगे तो यहां पे आ जाएगा ये 33 दूनी 66, हां 20 आएगा और 20 पंजे 100। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 100। आपसे पूछा वास्तविक क्रय मूल्य 4x था, तो 4x यानी कि x की वैल्यू कितनी थी 100, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 400। तो वास्तविक जो क्रय मूल्य था वो आपका 100 था। तो ये प्रॉफिट लॉस के वो क्वेश्चन हैं जिनमें आपको बेसिक्स आना बहुत जरूरी है। तो हम बेसिक से एक बार में ये क्वेश्चन आपका 30 से 40 सेकंड में, रफली 45 सेकंड में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से करेंगे जो कभी फंसे ही ना और हम आगे बढ़े। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपको मिल गया 400। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, एक स्टैंडर्ड बुक होती है आर.एस. अग्रवाल की, एस.डी. यादव की, उसमें बार बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। लेकिन इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से आप कर सकते हैं। कैसे, देखिए चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है, इसलिए एक व्यक्ति उतने ही खर्च में 30 केजी चावल अधिक खरीद पाता है। यदि खर्च 5400 रुपए है तो चावल का प्रति केजी वास्तविक मूल्य, यानी वास्तविक मूल्य वो मूल्य है जो घटने या बढ़ने से पहले का था। ठीक है, अभी क्या हो चुका है, मूल्य घट चुका है। तो देखिए अगर मैं निकालूं 5400 का 25%, देखिए ये क्या है 25%, तो वो अमाउंट आएगा जिसकी वजह से हम 30 केजी चावल खरीद पाए। क्योंकि जब प्राइस कम हो गया तो पैसे बच गए ना। पहले हम 30 मान लो पहले हम कुछ भी खरीद रहे थे, ठीक है, वो अभी खरीदा लेकिन पैसे बच गए क्योंकि भाव कम हो गया। अब वो जो भाव कम हो गया, जो पैसे बचे थे उससे हमने 30 केजी चावल अधिक खरीदे थे। तो देखिए ये 0 से 0 कट गया, 25 चौका 100, 25 पंजे 125 और ये कितना हो जाएगा 35, यानी कि 1350 रुपए आपके बच गए। इनमें हमने 30 केजी चावल खरीद लिए, तो 1 केजी कितने का पड़ेगा बताइए जी, कितने का पड़ेगा। 0 से 0 कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, यानी कि 35 रुपए पर केजी अभी का भाव है। लेकिन ये कब है, जब ये आपका 25% घट गया, यानी कि 75% की वैल्यू है, तो 75% बराबर आपका 45 आएगा और पहले का मूल्य जो होगा वो अपने आप में 100% होगा। तो 100% की वैल्यू अगर हम निकालेंगे इस तरीके से तो 45 बटे 75 और गुणा 100, 25 चौका 100, 25 की 75, 3 से काटेंगे या 15, 15 चौका 60, यानी कि 60 रुपए प्रति केजी आपका पहले मूल्य था। तो इसका आंसर होगा 60, क्वेश्चन नंबर 8 का। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैंने आपसे कहा था कि इस क्वेश्चन को हम 2 अप्रोच से करेंगे। तो दूसरी वाली अप्रोच आपकी वो भी हम देखेंगे, वो कब यूज होती है या उसका स्पेसिफिक यूज क्या है, हम कब उसका यूज करेंगे। देखिए
जब आपकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है ना ये बहुत आसान है, तो 25 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, अब आपको 4 को ऐसे भी कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जब आपका 33.33 आ जाए तब आप कैसे करेंगे उसके लिए, ठीक है। तो आपको एक मेथड याद रखना, E बराबर P और C, यानी कि ये आपकी खपत है, ये आपका एक्सपेंडिचर खर्च है, और ये आपका मूल्य है, ठीक है। अब देखिए 25% आपका मूल्य कम हो जाता है, यानी कि 1/4, पहले 4 था अब 3 हो गया, और खर्च आपका सेम है, अभी भी 5400 रुपए यानी कि 5400 आपका अभी भी है, ठीक है। तो देखिए ऐसे केस में जब भी खर्च बराबर होता है तो जो आपका प्राइस का फ्रैक्शन है 4 से 3, इसको हम 3 से 4 कर देते हैं, क्योंकि 3 चौक 12, 3 चौक 12 आ जाएगा, तो 12 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5400, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन हम वहां नहीं जाएंगे, हम यहाँ 12 लिख लेते हैं इस तरीके से। अब देखिए पहले खपत 3 यूनिट थी और अब कितनी थी आपकी 4, तो कितना अधिक खरीदा था, यहाँ पे 1 यूनिट हो गया, कितना यहाँ पे 30, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 30 केजी, और 3 की कितनी हो जाएगी आपकी 30 या 90, यानी कि 90 केजी वो पहले खरीदता था, कितने में खरीदता 12 यूनिट, यानी कि 5400 रुपए में। तो 5400 को अगर हम डिवाइड कर दें 90 से तो कितना आएगा, 0 से 0 9 का 54, यानी कि 60 रुपए पर केजी आ जाएगा, इस तरीके से। अगर आपसे नीचे पूछता तो हम 4 की वैल्यू निकाल देते, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर दोनों से ही सेम आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 के दो अप्रोच है, दोनों से आप किसी में से भी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है। लेकिन पेपर में जो पहले पिक कर जाए वो आसान है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। एक ठोस अर्धगोले, ये अर्धगोला है, मैं लिखना भूल गया था, यहाँ आप बीच में ये ध्यान से देखिए, अर्धगोला। अर्धगोले का वह पृष्ठीय क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। अब यहाँ पे हम फिगर बना के क्वेश्चन करेंगे, बिना फिगर बना के नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे, सपोज मैं ये आपको ऐसे बना देता हूं, ये आपका अर्धगोला हो गया ठोस, इसे नीचे कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ये आपका कंप्लीट इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी ड्राइंग अच्छी नहीं बनी है लेकिन मैनेज करेंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे, अगर हम इसको कट करते हैं तो यहाँ पे एक सरफेस बनती है, अगर 3D में इमेजिनेशन करें तो एक सर्कल बनता है, सर्कल का एरिया कितना हो पाई आर स्क्वायर, और कंप्लीट का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो यानी कि आधे का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर इस तरीके से, और कंप्लीट का करेंगे अर्धगोले का तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा कंप्लीट, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, और वक्र पृष्ठ यानी कि बाहरी सरफेस, तो बाहरी सरफेस कौन सी होगी, ये होगी आपकी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है आपको इस तरीके से 22, तो 2 गुणा 22/7 और गुणा आर स्क्वायर बराबर 22, तो 22 से 22 कट गया, आर स्क्वायर बराबर 7/2 आ गया, ठीक है। अब यहां से हम आर की वैल्यू नहीं निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि वो आ जाएगा √7/√2, सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो छोड़ देंगे सही, क्यों आगे देखेंगे। आपसे पूछा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई यानी कि पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर यानी कि 7/2, तो 7 से 7 कट गया, 2 से काटेंगे तो 11 और 11 × 33, यानी कि 33 सेंटीमीटर स्क्वायर इस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ गया 33, ठीक है। तो ये आपके जो भी आपके 2D और 3D के क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि जो आपके मेंसुरेशन के क्वेश्चन होते हैं, उन्हें बिना फिगर बनाए नहीं कीजिएगा, क्योंकि कभी भी आपसे इस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम करके पूछ सकता है, कोई भी आपका रेक्टेंगल था उसे इतने से कट कर दिया, 2 स्लैश से कट करा, 3 से करा, 4 से करा, ये आपका कोन था या सिलेंडर था इस तरीके से, या फिर हेमिस्फीयर था उसको कट कर दिया, तो कट करने में प्रॉब्लम ये है कि एक और एरिया जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो कभी भी आप उसे स्किप ना कर दें, इसलिए फिगर बना दें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। त्रिभुज PQR एक समबाहु त्रिभुज है तथा त्रिभुज PQR का केंद्र बिंदु A है, यदि त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो PA की लंबाई ज्ञात करो। पहले त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज आपका इस तरीके से बनेगा PQR इस तरीके से, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि बिंदु P केंद्र है, केंद्र यहां पे होगा, और इस केंद्र को मीट करते हुए ऐसे आपका एल्टीट्यूड होगा, मान लेते हैं D पे मिलता है, और केंद्र आपका A होगा। जो त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज, यानी कि इसकी ऊंचाई यानी कि इसका हाइट एल्टीट्यूड जो होती है वो आपका इस केंद्र के थ्रू 2:1 में डिवाइड होती है, यानी कि अगर मैं देखूं PA का अनुपात जो होगा वो AD से 2:1 होगा इस तरीके से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगर भुजा 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, तो अगर ये जो एल्टीट्यूड है PD, यानी कि PD कि जब हमें वैल्यू मिलेगी तभी तो PA की मिलेगी, तो PA कैसे निकालें, सॉरी PD कैसे निकालेंगे, यानी कि h की वैल्यू यानी कि ऊंचाई इस ट्रायंगल की, तो फार्मूला होता है आपका √3/2 और भुजा यानी कि 12 है, तो 2 छिक्का 12 यानी कि आपका जाएगा h बराबर 6√3।
अब ये जो 6√3 है पीडी की वैल्यू, इससे हम डिवाइड करें 2:1 की रेशियो में, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, पीए की, यानी कि 6√3 का 2/3 निकाल देंगे, क्योंकि टोटल 2 और 1 3 यूनिट है और हमें 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि 2 दूनी 4√3 आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान वे में मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका हो गया है 4√3। तो ये वो 10 क्वेश्चन थे जो आपके एसएससी सीजीएल मेंस 2021 के क्वेश्चन पेपर में आए थे, 8 अगस्त को जो पेपर हुआ था। 10 क्वेश्चन अभी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आने वाले वीडियो में, ये पार्ट 1 था, आने वाले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस भी पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।